हेलो फ्रेंड्स, आप सभी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स का पंकज कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर जो हुआ था 2013 में। इस पेपर के 30 प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसे आप एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ए पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ। एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति पर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार के मृत्यु पर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक साझेदार के प्रवेश के समय। डी, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के विघटन के समय। तो इन चारों ऑप्शन पे विचार करते हैं। फर्म के डिसोल्यूशन के समय असेट को सेल किया जाता है एवं लेनदारों तथा साझेदारों का पेमेंट किया जाता है। इसके लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द पार्टनर्स गेट, किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है। चार ऑप्शन है। ए, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि में बराबर हिस्सा। बी, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर 12% ब्याज। सी, 18% इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर 18% ब्याज। डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में भविष्य में मतभेद हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 12 से 17 तक में की गई व्यवस्था के अनुसार सभी साझेदार लाभ हानि समान अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। किसी भी प्रकार की सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, फर्म को साझेदारों द्वारा दिए हुए लोन पर 6% पर एनम की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। ये साझेदारों द्वारा दिया हुआ फर्म को एक लोन है एडवांस की तरह। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 विल बी। 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य होगा। चार ऑप्शन है। ए, 8, बी, 5, सी, 6, डी, 6.5। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। गुणोत्तर माध्य श्रेणी के समस्त पद मूल्यों के गुणनफल का वो मूल है जितनी की उस श्रेणी में इकाइयां हैं। तो इस तरह से देखें कि व्हेन टू वैल्यूज आर गिवन, जब भी दो वैल्यूज दी होती हैं तो हम ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो होता है अंडर रूट ए और बी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 36 अंडर रूट 36 आएगा और इसके सॉल्व करने पर आंसर 6 आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव। निम्न में से उद्यमी में कौन सा लक्षण होना चाहिए? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, इनोवेशन। डी, रिस्क टेकिंग, जोखिम वहन। सी, इनिशिएटिव, पहल करना। डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। एक एंटरप्रेन्योर में चारों ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। तो इस पर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया इज द लाइबिलिटी ऑफ द। भारत में 1 रुपये का नोट छापने का दायित्व होता है। किनका दायित्व होता है? ऑप्शन 4 हमारे मौजूद हैं। इशू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग का, दैट इज बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। देश में नोट इशू करने का राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, परंतु 1 रुपये के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वित्त मंत्रालय का होता है, जिस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है बी, भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। चार ऑप्शन है। ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4।
कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अभी 2013 में परिवर्तित हो चुका है, 1956 अधिनियम के अनुसार कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम 2 तथा मैक्सिमम 50 होती थी, जो कि अब 2013 में अधिकतम 200 कर दी गई है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 तथा अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं। चूँकि यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर B2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद द सेकेंड लिस्ट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, इन सब के चारों में आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो पार्टनर्स लोन, डेथ ऑफ ए पार्टनर, लॉस इन बिजनेस और रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनमें सब में देखेंगे तो देखिए साझेदार का जो ऋण दिया हुआ है और साझेदार की मृत्यु, व्यवसाय में हानि, पुनर्मूल्यांकन खाता। आंसर में इसमें 1 लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, 6% ब्याज, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और लाभ हानि समायोजन खाता। तो देखते हैं इसमें इस साझेदार का ऋण जो दिया हुआ है, साझेदार का ऋण पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया कि अगर कोई भी साझेदार लोन देता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको जो पाने का अधिकार है एडवांस पर वो 6% है। तो इस तरह से पी का जवाब 6% होगा। नेक्स्ट इज साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु पर अगर कोई जीवन बीमा पॉलिसी हुई होती है तो उसमें उसको पाने का अधिकार होता, बीमा पॉलिसी में हिस्सा। व्यवसाय में हानि, तो व्यवसाय में हानि का संबंध है लाभ हानि खाते के डेबिट शेष से, और एस जो कि पुनर्मूल्यांकन खाता है इसका लाभ हानि समायोजन खाते से संबंध है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन में आप हम देखते हैं कि पी का सेकंड है, क्यू का थर्ड, आर का फर्स्ट एंड पुनर्मूल्यांकन खाता का 4 है। तो राइट आंसर इसका होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन। सार्वजनिक व्यय के द्वारा आय का वितरण करना है। कैसे करते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार सामाजिक सेवाओं के लिए करती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड अदर। तो ये सोशल सामाजिक सेवाओं के लिए होती है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब सी, सोशल यानी सामाजिक सेवाएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाई। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। 4 ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। लोअर लेवल मैनेजर्स निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजर्स मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर्स उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, ऑल लेवल मैनेजर्स सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। वैसे तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रमुख विषयों पर कंट्रोलिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, परंतु हर स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त तीनों स्तर पर प्रबंधकीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब डी होगा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। हर एक लेवल पर इसका एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पर इनका मैनेजमेंट होगा उन्हीं के मैनेजर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, What is the amount of gross profit or loss when cost of goods sold ₹79,000, sales 1,10,000, परचेज ₹30,000। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79,000 रुपये है और विक्रय 1,10,000 रुपये है, 1,10,000 रुपये है, क्रय मूल्य 30,000 रुपये है। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
विक्रय में से अगर विक्रय की लागत माइनस कर दिया जाए तो अपने आप प्रॉफिट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स माइनस आप कॉस्ट करेंगे, सेल्स कितना 1,10,000 रुपये है और कॉस्ट है 79,000। इसको लेस करने पर इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, दैट इज 31,000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। यदि समस्त अंशों का जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। नॉमिनल वैल्यूज वो फेस वैल्यू है जिस पर शेयर को इशू किया जाता है। पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स वो अमाउंट है जो कि प्राप्त हुई है। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स अंशों की याचित राशि से। अनकॉल्ड अप अमाउंट जो कि अभी मांगी नहीं गई है। इन चारों ऑप्शन में शेयर कॉल्ड अप अमाउंट का कुछ पार्ट अगर शेयर होल्डर द्वारा नहीं किया जाता है तो उनके अंशों को कंपनी फॉरफिट कर लेती है, जिन पर जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो सी होगा, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। हमेशा जो शेयर फॉरफिट करा जाता है वो कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना कंपनी ने मांगा हो, ना कि जिस अमाउंट पर शेयर इशू किया गया है। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट लाभों के पुनर्निवेश का आशय है। पुनर्निवेश का आशय का मतलब जो भी प्रॉफिट अब तक कमाए गए हैं तो उसका फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना। कभी कभी कंपनी को एक औसत लाभ से ज़्यादा लाभ होता है या कंपनी में निवेश की ज़रूरत होती है तो कंपनी डिविडेंड न देकर उसे बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है। तो चार ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। ए रिटेनिंग द अर्निंग इन बिजनेस, ट्रांसफ़र टू रिजर्व संचय में हस्तांतरण, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड लाभांश का भुगतान न करना, इलीगल इनकम अर्न अवैधानिक आय का अर्जन करना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा हमारा, रिटेनिंग द अर्निंग इन बिजनेस, व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफो एंड लीफो आर द प्राइसिंग मेथड्स ऑफ। फीफो और लीफो मूल्यांकन विधियाँ हैं। ए स्थायी संपत्ति, बी इन्वेस्टमेंट विनियोगों की, सी रीइशूड रॉ मटेरियल निर्गमित कच्चे सामग्री की, एंड डी ऑल ऑफ द एबव इनमें से सभी की। तो ये दोनों मेथड स्टोर से रॉ मटेरियल इशू करने की है। फीफो मेथड जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं और लीफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब सी होगा, इशूड रॉ मटेरियल निर्गमित कच्चे सामग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड। खातों का संबंध आय व लाभ और हानि में से है तो उसे कहते हैं। फिर से सुनिए, अकाउंट रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड। खातों का संबंध आय व लाभ और हानि से है तो उसे हम कहते हैं ऑल द एक्सपेंसेज। आपने ये रूल्स हैं हमारे ट्रेडिशनल रूल्स। ऑल द नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन। प्रमाणन में के अंतर्गत जांच की जाती है। चार ऑप्शन मौजूद हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट अंतिम लेखा पुस्तकों की, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा की, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑडिट के लिए हिसाब किताब की पुस्तकों को लोगों को प्रमाणित करना विशेष इंपॉर्टेंट कार्य होता है। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट जर्नल एंट्रीज करता है। इसमें चेक करना होता है कि एंट्रीज किस आधार पर की गई और उनसे रिलेटेड क्या सर्टिफिकेट हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब ए होगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। जो डेटा दिया हुआ है इनकी समंकों की माध्यिका होगी
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनको अरेंज कर लेंगे। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। 2 4 6 8 11 13 15 18, इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें 9 ऑप्शन होंगे। इन 9 को 9 8 प्लस 1 कर लेंगे। फार्मूला हमारा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो जो nth आइटम इसका आएगा वो आइटम इसमें 4.5 आइटम होगा, और इसका जो आंसर होगा वो काउंट करेंगे अगर अपने आंसर में तो 9.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए डाइज इन एन एक्सीडेंट। ए और बी साझेदार हैं, ए की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो 4 ऑप्शन है। द फर्म वुड बी डिजॉल्व, फर्म खत्म हो जाएगी। द पार्टनरशिप वुड बी डिजॉल्व, साझेदारी समाप्त हो जाएगी। बोथ फर्म एंड पार्टनरशिप वुड बी डिजॉल्व, फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएंगी। डी नन ऑफ द एबव। साझेदार की मृत्यु हो जाने पर वही स्थिति हो जाती है जो साझेदार के रिटायरमेंट पर होती है, यानी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाती है। परंतु जब साझेदारों में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता है तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या इंसॉल्वेंसी पर फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त होगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी होगा कि बोथ फर्म एंड पार्टनरशिप वुड बी डिजॉल्व, फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच टेंड्स टू बी मोस्ट पेरिसेबल, उत्पादन के कारकों में से सबसे अधिक नाशवान कौन होता है। लैंड, लेबर, सी कैपिटल, डी इंटरप्राइज। आप देखिए लैंड का यूज आप फ्यूचर में कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। लेबर श्रम नाशवान है क्योंकि उसका प्रयोग पुनः नहीं कर सकते। इसके विपरीत भूमि देखिए सबसे कम नाशवान है। कैपिटल इंटरप्राइज भी हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक नाशवान लेबर श्रम है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व किसका होता है। ए प्राइवेट निजी गवर्नमेंट, बी गवर्नमेंट सरकारी, सी कोऑपरेटिव सहकारी, डी ज्वाइंट संयुक्त। तो देखिए आर्थिक क्रियाओं में बढ़ते हुए साझेदारी में हस्तक्षेप के कारण आज विश्व के प्रायः सभी देशों में सरकारी उपक्रम स्थापित हो रहे हैं। अतः सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत वे ही व्यवसाय आते हैं जिनका स्वामित्व तथा प्रबंध दोनों सरकार के अधीन होता है, और इस प्रकार से यहाँ पर 19 में हमारा बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3 ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। सेंट्रल बैंक 4 ऑप्शन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। इन चारों में देखेंगे आप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कॉमर्शियल बैंक और इंडियन बैंक जो है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक सेंट्रल बैंक कहलाती है, ये देश की एपेक्स बैंक है। इस तरह से इसमें राइट आंसर होगा बी। द शेयर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर अलॉटेड बाय, सार्वजनिक पूंजी कंपनी के अंश किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, बाय शेयर होल्डर अंशधारियों द्वारा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल द्वारा, बाय मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंधक संचालक द्वारा, बाय गवर्नमेंट सरकार द्वारा। सार्वजनिक पूंजी के अंश संचालक मंडल द्वारा अलॉट किए जाते हैं। अगर शेयर्स, इफ शेयर्स आर अप्लाइड इज इक्वल टू शेयर इशूड देन टोटल शेयर, जितने शेयर अप्लाई करे जाते हैं
और जितने शेयर इशू करे जाते हैं अगर दोनों की संख्या है तो। अगर शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आई तो कुछ शेयर उसमें से रिजेक्ट करने का अधिकार होता है। और एक तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है इशू किए गए हैं और अप्लाइड अगर अधिक है, एक्सेस अप्लाइड है, एप्लीकेशन आई है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी क्या करती है, उनको जो है प्रोराटा अलॉटमेंट कर देती है। तो लेकिन कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे आफ्टर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 120 डेज देन शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड। अगर जिस दिन शेयर इशू किया गया 120 दिन के अंदर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे शेयर्स का एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगा, उन्हें ये अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा और उनका पैसा जो है 120 दिन के अंदर में कंपनी को वापस करना होगा। इफ़ नॉट रिटर्न विद इन 130 डेज, अगर 130 दिन के अंदर वापस नहीं कर पाती है कंपनी तो इस पर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज का भी प्रावधान है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्लेस वेयर, स्कंद विपणि एक स्थान है जहाँ पर क्या काम किया जाता है, ग्रेन्स आर सोल्ड एंड परचेज, अनाज खरीदा बेचा जाता है। बी, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड, सूचित अंश एवं प्रतिभूति खरीदी या बेची जाती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर बॉट एंड सोल्ड, सोने चांदी का विक्रय किया जाता है। डी, नन ऑफ द दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट बैड मनी टेंड्स टू ड्राइव आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ग्रेसम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ए, मोड, बी, कोरिलेशन सहसंबंध, सी, माद, डी, मीडियन। तो इसमें मोड, मीन और मीडियन ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं और इसका मेजर चौथा ऑप्शन जो कि बी है इसको हम बाहर करेंगे, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट इज ए पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस, एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है विदाउट रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना। बी, इमीडिएटली ऑन रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात। सी, ओनली व्हेन इट रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात। डी, एट इट्स ओन विल, अपनी इच्छा अनुसार। तो देखें, आफ्टर रिसीविंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, जबकि प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पश्चात बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय तभी प्राप्त कर सकती है जब उसके पास में प्रमाण पत्र हो। इस तरह से इसका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। चार ऑप्शन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, नोट निर्गमन करने का अधिकार, क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण, डी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो देखिए क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई वेयर एज क्रेडिट कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन जो है आरबीआई का नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि
क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई का फंक्शन है। और अदर फंक्शंस ऑफ बैंक देखिए कौन सा, इशू ऑफ नोट, नोट इशू करने का अधिकार बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्रेडिट कंट्रोल, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे काम जो है बैंकों के हैं, आरबीआई के हैं। लेकिन इसमें से सी जवाब जो है क्रेडिट क्रिएशन का काम जो है ये बैंक का नहीं होता है। नेक्स्ट इज 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेंट लाइबिलिटी, इनमें से कौन सा चालू दायित्व तो नहीं है। करंट लाइबिलिटी जो कि 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर देखें बैंक ओवरड्राफ्ट, बी ऑप्शन डिबेंचर, सी क्रेडिट क्रिएशन, और ये किसी कारण गलत लिख गया है, क्रेडिट क्रिएशन की जगह पे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, और बिल्स पेएबल। तो इसमें जो ऑप्शन रॉन्ग है वो है बी, और इसे सही कर लें आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करते समय क्या उद्देश्य होता है। ए सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, बी नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, सी लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण, और डी ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो देखिए ये सारे के सारे काम सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने का उद्देश्य, ये ऊपर वाले तीन के तीनों इस तरह से। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर ज्वाइंटली कॉल्ड, सार्वजनिक कंपनी के संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं। मैनेजमेंट कमेटी प्रबंधन समिति, बी स्ट्रेटरी कमेटी वैधानिक समिति, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संचालक मंडल, और डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी संचालक मंडल। सार्वजनिक कंपनी के संचालक को संयुक्त रूप से संचालक मंडल कहते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म फॉर ए जनरल बिजनेस, एक सामान्य व्यवसाय के लिए साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पहले 2 या 20 2 मिनिमम होती है और 20 जो है मैक्सिमम। हालांकि अभी जब से कंपनीज एक्ट जो है अप्लाई हो गया है तो उसके हिसाब से ये मैक्सिमम 50 होती है। संशोधित किया गया, पार्टनरशिप एक्ट में ही संशोधन किया गया है कि मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 50 होगी। तो ये था 30 प्रश्नों का फर्स्ट पार्ट। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में 2 में अगले 30 प्रश्नों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।